how big a role does money play in when it comes to justice? So if you are looking at the formal recourse of justice to make sure that your paperwork is crystal clear, then money will play a role. बट अगर आप एक इनफॉर्मल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो जो इनफॉर्मल रूट है सर उसका तो कोई अंत ही नहीं है. जस्टिस इज नॉट फॉर एवर. भाग के जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट. मींस एग्जाम शुरू होने के 3 दिन पहले 4 दिन पहले यूपीएससी बच्चे को एक ईमेल लिखेगी और कैंडिडेचर हैज बीन कैंसल्ड. The reason? कि I have been to few countries, not many. When I see their advertisements, simple and random, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, you just know कि हाँ ये शैम्पू का ऐड था. बट जब हम बनाएंगे तो हम वो शैम्पू लगाने के पहले दादी माँ को याद करेंगे. मेरे से तो शुरुआत मत कराओ इस टॉपिक पे. मैं रैंट ही अलग है. एक शैम्पू का ऐड था जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता था कि लड़की के लंबे बाल थे तो उसका डैंड्रफ लड़के के स्वेटर पे गिर गया. दोनों ने काला स्वेटर पहना था और वो लड़का लड़की को छोड़ के चले गया तो उसको ट्रॉमा हो गया तो उसने फिर वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाया. यार आई एम सो इम्प्रेस्ड विद बॉम्बे एज अ सिटी कि 1 बज रहा है रात को और सिग्नल लाल है तो लाल है, वो गाड़ी रुकेगी. दिल्ली में कम चांसेस होगी कि गाड़ी रुकेगी. What is the difference between Delhi and the other cities that you talk about? ऐसा मेंटालिटी का इशू क्यों है? उनके लिए लैंड, मनी और पावर का जो ट्रायंगल बना है वो उनको सर पे चढ़ा है. हमारे देश में लॉ तो है लेकिन लॉ की रिस्पेक्ट नहीं है. तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम की जैसे अभी आपने बात खोली और आपने लॉ खुद किया भी है और आपने ये भी बताया कि बिकॉज आप कोचिंग और इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है तो आप लॉ प्रैक्टिस नहीं करते हैं. बट आपने कुछ स्टूडेंट रिलेटेड केसेस, आपके स्टूडेंट रिलेटेड केसेस आपने कुछ किए हुए हैं. उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे केसेस थे वो हमारे व्यूअर्स को बताइए. सर बहुत डाइवर्स तरह के केसेस होते हैं. एक तो होता है कि यूपीएससी की जो प्रोसेस रिलेटेड केसेस हैं जी, कि आप एडमिट कार्ड टाइम पे क्यों नहीं देते, आप आंसर की टाइम पे क्यों नहीं देते, आप की यूपीएससी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अगस्त से काउंट होती है, 1 जनवरी से क्यों नहीं होती, आप मेंस के पेपर्स कैसे चेक कर रहे हैं, कुछ क्राइटेरिया बता दीजिए. मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सर, हर एक बच्चे को अपना लेना होता है. अब फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स लिया और मैंने हिस्ट्री लिया. सर मैथ्स इज अ प्रिसाइज सब्जेक्ट श्योर और आपका अगर मैथ्स बैकग्राउंड है आप तो एक्सेल कर लोगे. जी हिस्ट्री जो है बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है. जी. मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं अब एवरेज नहीं पहुंच पाऊंगा. तो आपको मैथ्स में 90% मार्क्स मिल गए, मेरे को हिस्ट्री में 40% मार्क्स मिल गए. तो आपका 90 और मेरा 40 बैलेंस करना होगा. यूपीएससी इसको स्केलिंग कहती है और वो स्केलिंग करती है. उन्होंने पब्लिकली एडमिट किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में एडमिट किया है, लेकिन किस बेसिस पर स्केलिंग करते हैं ये नहीं पता. इंटरव्यू बोर्ड्स किन पैरामीटर्स पे आपको मार्क्स दे रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड में फाइनली मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं, इंटरव्यू बोर्ड क्या एलोकेट होता है, कुछ नहीं पता. फिर सुनो, उसका कोई बेस नहीं कुछ है. नहीं पता. बहुत बच्चों की अटेम्प्ट्स खत्म हो गए इंटरव्यू की वजह से. जस्ट बैड बोर्ड, बैड मूड, समथिंग डिडंट वर्क आउट. That had nothing to do with technicality. तो सर वी कीप ऑन फाइलिंग केसेस इन द कोर्ट चैलेंजिंग दीज प्रोसेसेस. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वी वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस बट 2 बच्चे थे जिन्होंने हु वेंट टू कोर्ट एंड सेड अपना प्रीलिम्स का आप आंसर की तो दे दो. एंड अभी आई थिंक कोर्ट यूपीएससी ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन, एक एफिडेविट दे के कहा है कि हम इसको देंगे, एक प्रोविजनल आंसर की देंगे. तो बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है. लेकिन अभी भी बहुत कुछ खाली पड़ा है. सीसैट को लेके बहुत दिक्कतें हुई कि आप किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे टेस्ट कर रहे हो, आपके क्वेश्चंस में एरर्स हैं, आपके ट्रांसलेशन में एरर्स हैं. तो उन पे हम लोग लड़ते रहते हैं. एंड वी डू दिस कम्प्लीटली प्रो बोनो. मतलब चाहे वो बच्चों का भी केस हो या पॉलिसी का भी केस हो, बच्चों से ना कभी आज तक 1 रुपया लिया ना कभी लेंगे. तो दैट इज देयर. सेकेंड सर स्पेसिफिक बच्चों के केसेस आते हैं. कई बार होता है कि जो उनके रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स हैं उनमें कई बार ऑब्जेक्शन यूपीएससी देता है जो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, उनको लेजिटिमेटली मिलना चाहिए था. उस तरह के होते हैं.
कई बार होता है, कोविड में बहुत हुआ सर ये। कोविड में यूनिवर्सिटीज ने डिग्रीज डिले कर दी। बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री लिखा, मेंस लिखा, मेंस लिखने जा रहा है, डिग्री की कॉपी सबमिट करनी है, डिग्री नहीं थी, इंटरव्यू के टाइम डिग्री नहीं पहुंची क्योंकि यूनिवर्सिटी ने डिग्री डिले कर दी, यूपीएससी ने रोक दिया। अब हम सोचिए उसमें बच्चे की बच्चे का गलती क्या लेना? थोड़ी है। बिल्कुल। अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच रहा है तो एक इंडिया में कॉलेज ग्रेजुएशन तो कर ही लेगा, रोक दिया। देन वी हैड, एंड सर इट इज, justice is not for everyone. Justice is not for Not. everyone. Justice is privileged. Justice is expensive. Justice is expensive. Expensive से जैसे कि इसी पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, बिकॉज इवन दो यू डोंट प्रैक्टिस बट यू नो ऑल अबाउट इट, कि आप अपना जो मैं इंडियन इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ सर। हाँ, जैसे okay. फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के 3 दिन पहले या मेंस एग्जाम शुरू होने के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले यूपीएससी बच्चे को एक ईमेल लिखेगी और कैंडिडेचर हैज बीन कैंसल्ड, रीजन कि आपकी डिग्री टाइम पे नहीं मिली, फॉर एग्जाम्पल, श्योर, कि डिग्री डिलेट थी। ठीक है। ठीक है, अब मेंस के 3 दिन पहले या इंटरव्यू के 3 दिन पहले वो तो छोड़ ही दो कि बच्चे पे क्या गुजर रहा है। अब क्या करें? भाग के जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, बाकी जगह पे शायद टाइम पे हियरिंग ना मिले। अब law is all about the number of years you have in the profession. जी, So to get my case admitted in the court, I will have to hire the services of a senior advocate. yes, For almost every hearing, the senior advocate would charge upwards of 5 lakhs per hearing. okay, Per hearing. और hearing, वो केस एडमिट कराने के ब्रीफ पूरा मैं बनाऊंगा, रिसर्च पूरी, डॉक्यूमेंटेशन पूरी हम करेंगे, फाइलिंग हम पूरी करेंगे, 1 दिन पहले ब्रीफ करेंगे, मॉर्निंग में ब्रीफ करेंगे, माय ओआर विल ब्रीफ देम, एवरीथिंग विल बी डन। जो केस की फाइलिंग चार्जेस हैं दोज आर अबाउट 1.5-2 lakhs। अगर एक ढंग का केस, एक, ताकि फाइलिंग में ऑब्जेक्शन ना आ जाए, ताकि कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कोर्ट रजिस्ट्री होती है बोलते कि अच्छा ये पेपर ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, राइट, क्योंकि एक दिन मैटर कर रहा है। फिर वो फर्स्ट एडमिट कराना, फिर एडमिट करा के नोटिस इशू कराना कि अच्छा यूपीएससी को बता दो तो कि तुम्हारा केस है, फिर 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही ऑर्डर इशू करवाना, और फिर वो ऑर्डर देके यूपीएससी को बोलना कि अब एडमिट कार्ड तो दे दो, अब इंटरव्यू के लिए बुला तो दो। अब उसमें भी यूपीएससी बोलती जब तक कोर्ट से मुझे ईमेल नहीं आएगा, जब तक कोर्ट से मुझे रिटर्न नहीं आएगा, हम नहीं करेंगे। तो उसमें भाग दौड़िए, उसमें खर्चे। आप इनवेरिएबली फॉर एवरी issue that we fought, we spent close to 10 lakhs easy. So basically वहाँ अगर आपको एक भी स्टेप लेना है तो it requires money. Easy. Okay. पहुंच ही नहीं पाते। So when you talk about that justice is for privileged, तो when we talk about law, Indian law, तो एक कॉमन मैन और एक privileged person या rich person के लिए सेम लॉ क्या एग्जैक्टली सेम है, और डज इट वेरी? I should not say the laws are the same. Laws are definitely same for everybody. But if you do something bad, अगर आपको उसके repercussions झेलने हैं law wise, तो is it same for both? Sir, law is as good as the people enforcing it. Okay. जो enforce कर रहा है वो state है जी, जो enforce कर रहा है वो जनरली पुलिस हो सकती है या कोई रेगुलेटरी एजेंसी हो सकती है। बिल्कुल। अब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इनकम टैक्स का नोटिस आया और एक छोटे ट्रेडर के पास इनकम टैक्स का नोटिस आया जी, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट विल बी एबल टू मे बी मैनेज इट स्लाइटली बेटर। वो छोटा जो ट्रेडर होगा, जो छोटी जिसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, वो फंसेगा, वो घिसेगा। तो इज द लॉ executed the same way for everyone? That is not the case. Really not the case. Should it be? Yes. How big a role does money play in when it comes to justice? So if you're looking at the formal recourse of justice, getting the best legal representation, getting the cases to be heard on time, to make sure that your paperwork is crystal clear, then money will play a role. You will have to hire the best and वो सारी चीजें ग्रीसिंग मैकेनिज्म है। Okay. बट अगर आप एक इनफॉर्मल जस्टिस की बात कर रहे हैं उसमें तो सब कुछ अनअकाउंटेड है सर। उसमें अगर आप पुलिस को ब्राइब कर रहे हैं कि मतलब
जैसे क्रिमिनल केसेस में होता है कि आप एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं, जी तो वो स्टेटमेंट राइट, तो वो क्लोजर रिपोर्ट बदलने के लिए से लेके एविडेंस का मैनिपुलेशन बोलिए। यस, तो विटनेसेस को लेके क्या विटनेस कब हॉस्टाइल टर्न हो जाए कब नहीं हो जाए, तो वो जो इनफॉर्मल रूट है सर, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। प्रॉब्लम सर वही है ना कि हमारे देश में लॉ तो है लेकिन लॉ की रिस्पेक्ट नहीं है। राइट मतलब आई वाज टुडे वी आई इट इज नागपुर इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी। मैंने सर आई व्हाई डज महाराष्ट्र हैव मोर ट्रैफिक सिंस देन दिल्ली डज? सड़कें दोनों जगह हैं, चौड़ी सड़कें दोनों जगह हैं। नागपुर की सड़कें चौड़ी है, दिल्ली की सड़कें चौड़ी है। मैंने नागपुर में तो नहीं देखा कोई लेन कट करते हुए जा रहा था। 40 मिनट्स वी केम सर। श्योर दिल्ली में ऐसा नहीं है। द लॉ इज अबाउट हाउ इट्स इम्प्लीमेंटेड या एंड हाउ इट्स फॉलोड। करेक्ट। और गलती हमारी भी है ना सर, बिल्कुल। वी हैव फेल्ड द लॉ। हम भी तो ढूंढते ही तरीके ना, जुगाड़ ढूंढता है कि क्यों मैं लेन ड्राइविंग करूं। सर आई एम सो इम्प्रेस्ड विद बॉम्बे एज अ सिटी कि 1 बज रहा है रात को, चौराहे पे कोई भी नहीं है और सिग्नल लाल है तो लाल है, वो गाड़ी रुकेगी। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो गाड़ी स्किप करके जाएगी। राइट दिल्ली में कम चांसेस होगी कि गाड़ी रुकेगी। मतलब these are unheard of things, from women safety to civic sense. मतलब it's all about how we implement how much we respect the law. But why so in Delhi? Like, is it what changes? Is it the attitude towards everything? Yeah, what is the difference between Delhi and the other cities that you talk about? ऐसा mentality का issue क्यों है? Why is civic sense a problem in Delhi? Why is the disrespect of law so high in Delhi? Yeah. Sir, education could be a reason. Okay. Wealth and wealth creation could be a reason. दिल्ली में सर बहुत सारे लोग रातों रात have become millionaires. Okay, I get you. Simply because lands were sold or rental income is so high. तो उनके लिए लैंड, मनी और पावर का जो ट्रायंगल बना है वो उनको सर पे चढ़ा है कि अब मेरे पास लैंड, मनी और पावर है तो मैं आई एम अबव द लॉ, आई एम अबव डिसेंसी, इट गिव्स मी अ स्पेशल स्टेटस। ये आपको बहुत सिटीज में, बहुत जगह में नहीं दिखेगा। दिल्ली में ज्यादा दिखेगा, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ज्यादा दिखेगा बिकॉज सर। So is it more like the Noida and Gurgaon और ये सब का mixed influence? मतलब इनवेरिएबली दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, अगर आपके पास पैसा है या पावर है या मीन्स है तो आप उसे जताना चाहोगे। यू वुड वांट टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली इंस्टेड ऑफ क्वाइटली कंप्लाइंग विद द लॉ। तब आप गाड़ी तेज चलाओगे, आप गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम लाउड करोगे, आप गाड़ी में वो जो सर वो नहीं होते ब्लाइंड्स लगते हैं जो अलाउड नहीं होते, जिनको स्क्रीन्स कहते हैं, या जो राइट, हाँ, वो काली जो परत लगती है, हाँ, which is all banned now. which is all banned। वो सिर्फ आप दिल्ली में देखोगे सर, लोग एम्बुलेंस की लाइट लगा के गाड़ी में चला रहे हैं ताकि वो हूटर की आवाज आ जाए। Because deep down under the northern belt of this country especially is feudal। हमको हायरार्की चाहिए, हमको पावर चाहिए। हम अनफॉर्चुनेटली वो माई बाप मेंटालिटी में बिलीव करते हैं, तो जहां वो सुपीरियोरिटी दिख जाएगी तो वही होगा सर। मतलब इट इज दैट, मतलब कोई खुश, मतलब उनके लिए खुशी यही है कि मैंने जुगाड़ कर लिया, आई एम ट्रीटेड डिफरेंटली इंस्टेड ऑफ कंप्लाइंग विद द लॉ। यही है सर। मतलब अब मान लेते हैं कि हम लोग लेट्स इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की बात करते हैं, तो वी सी एंड वी ऑल्सो रियलाइज कि वहाँ ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ केसेस पेंडिंग है जी। उसमें आपका एक केस ऐड हो रहा है। तो जब अपन ये चीज देखते हैं तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक। उसके बाद ये समझ में आता है कि देर इज नो पेरीमीटर या देर इज नो बाउंड्री टू इट। इट कुड बी 2 years, इट कुड बी 20 years। बिकॉज देन व्हाट हैपन्स कि जैसे अगर हमारा कोई एक्टिव केस है तो ऑल यू हियर अबाउट इज डेट एंड ऑल यू हियर अबाउट इज तारीख एंड ऑल यू हियर अबाउट इज लॉयर का पैसा, तारीख एंड लॉयर का पैसा। एंड इट इज एज फार एज आई नो, बिकॉज आई हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन समथिंग, इसमें कोई टाइम पैरामीटर नहीं है कि आपका 2 साल में हो जाएगा, 2 साल में यू विल गेट अ येस और नो।
It just goes on. As long as it can go on, it just goes on. How do you find the Indian judicial system? जो हमारा सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, स्पीड ऑफ गिविंग जस्टिस, और स्पीड ऑफ जस्ट बीइंग ऑन द वन साइड, लाइक माय वे और हाईवे, इस चीज को खत्म करना, जैसे केसेस 10 years चल रहे हैं, 20 years, डू यू थिंक इट्स राइट, और डू यू थिंक कि ये ऐसे ही रहेगा? बिकॉज देयर आर रीजंस टू इट. कैन यू गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन कि ये ऐसे क्यों है, और अगर ऐसे हैं तो अगर ये इंप्रूव हो सकते हैं तो हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक? बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग हियर फॉर इयर्स नाउ. आप उसको, इट्स नॉट लाइक अ वेव ऑफ मोदी जी दैट कैन कम एंड 3 years में पूरे केस खत्म हो गए, 3 years में सबको जस्टिस मिल गया. It's gonna take time. But are there chances of these things getting better? Are there chances? Let us know about it. Sir, so there are two basic layers of the judicial system. एक तो हायर जुडिशियल सिस्टम है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हम बात करते हैं, जिनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं, सबसे ज्यादा पेंडेंसी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में है. सुप्रीम कोर्ट में इस समय अराउंड 70-75,000 केसेस मस्ट बी पेंडिंग. हाई कोर्ट्स का उस हिसाब से आप एवरेज कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जनरली जो केस का पेस है वो बेटर है, वो रिलेटिवली फास्टर है. मतलब टर्न अराउंड टाइम 5 साल 10 साल में अगर कोई फ्रेश पिटिशन है तो रिलेटिवली 5 साल में यू एटलीस्ट हैव सम रिलीज. इज दैट गुड? नो, इट इज स्टिल वेरी बैड. सर, असली वकालत और असली जस्टिस लोअर कोर्ट्स में. अच्छा. हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स. वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बड़े बड़े केसेस देखते हैं, वो लॉज का इंटरप्रिटेशन देखते हैं, वो राइट्स को अपहोल्ड करते हैं. आपकी और मेरी जिंदगी में अगर कोई लीगल इशू होगा, वो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं होगा. बिल्कुल. वो इशू होगा जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं. राइट. कि हमने किसी ने हमको चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तब चेक बाउंसिंग का केस है. बिल्कुल. हम प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स को देखते हैं, Land मैट्रिमोनियल केसेस को देखते हैं, जो आज मर्रा मतलब ऑन अ डेली बेसिस हमें अफेक्ट करते हैं. बिल्कुल. कि मेरी राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है क्योंकि मेरी राइट टू प्राइवेसी नहीं है. बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ये एक बहुत लार्जर इशू है. जब खाने को पैसा नहीं हो और भूखा पेट हो तो राइट टू प्राइवेसी मैटर नहीं करती. बिल्कुल. वो बात की बात. 2 वक्त की रोटी उस समय टारगेट होता है. मतलब इट टेक्स 2 wings टू फ्लाई बट अ वेरी हंग्री स्टमक टू इवन थिंक ऑफ डूइंग सो. मतलब फिर मैटर नहीं करता. तो सर, जो असली रिफॉर्म चाहिए वो हमें लोअर कोर्ट्स में चाहिए. अब लोअर कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस भी हैं और सिविल केसेस. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आपने सर बैटमैन पिक्चर देखी होगी. अब बैटमैन में हीरो बैटमैन है, लेकिन एक और हीरो था, हार्वी डेंट, जो वहां का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी था. Sure. कि अल्टीमेटली ही इज द वन डिलीवरिंग जस्टिस. राइट. जो इंडिया में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जो इंडिया में स्टेट की तरफ से क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं, जो प्रूव करते हैं कि हाँ वही क्रिमिनल है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को हमें रिसोर्सेज देने चाहिए, बेनिफिट्स देने चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए, स्टाफ देनी चाहिए, सैलरी देनी चाहिए, नहीं दे रहे, तो केसेस पेंडिंग पे पेंडिंग चल रहे हैं. क्योंकि लीगल एजुकेशन इंडिया में बहुत फ्रैगमेंटेड है. 15-20 अच्छे कॉलेजेस हैं और उनमें से ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट करना चाहते हैं. लिटिगेशन में कोई उतरना नहीं चाहता. जो लिटिगेशन में उतरना चाहता है वो हायर कोर्ट्स में जाना चाहता है, और जो जनरली लिटिगेशन में जाना चाहते हैं वो एक फैमिली लीनिएज के थ्रू आते हैं. तो लोअर कोर्ट्स में अच्छे लॉयर्स, कॉम्पिटेंट लॉयर्स बहुत कम हैं. कुछ है जो बहुत अच्छे हैं, पर जनरली कॉम्पिटेंसी का इशू है, इसलिए वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं. सर, तीसरा, अब बहुत सारे केसेस लोअर कोर्ट्स में बहुत सिमिलर होंगे, और सिमिलर केसेस को अगर आप बल्क तरीके से डिसाइड करें, क्योंकि सर लोअर कोर्ट्स में लॉ को इंटरप्रेट करने की पावर नहीं है. लोअर कोर्ट्स के पास लॉ को अप्लाई करने की पावर है. तो लॉ सही है या नहीं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बताएगा, बोला लॉ तो यही है.
आपको लॉस पे सवाल उठाना है तो भाई आप हाई कोर्ट आप ऊपर जाइए। जाइए। यहाँ अब लॉ अप्लाई करना तो इज अ रिलेटिवली इजियर प्रोसेस राइट। देन इंटरप्रेटिंग द लॉ, तो ये एफिशिएंट हो सकता है। एंड सर कोर्ट्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर। इतनी मोटी मोटी तो फाइलें बनती है, 4 तरह के एनेक्शर लगते हैं, ये रिजॉइंडर बन रहा है, ये एफिडेविट जा रहे, तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट। स्पेशली एट द सबऑर्डिनेट लेवल। ये जो ई फाइलिंग है ये सब हम हायर कोर्ट्स में बहुत स्मूथली हो रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में बड़ी दिक्कत है। राइट। कोर्ट क्यों आना है? दो आपके और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट है तो हम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? कोई हम कोर्ट जैसी जगह क्यों नहीं जाते? चाहे वो लोक अदालत हो गया, चाहे वो एक आर्बिट्रेशन में हम बैठ गए, या एक रेसोल्यूशन चेम्बर में बैठ गए, जहाँ एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है जो जल्दी जल्दी 2 महीने 3 महीने में डिसाइड कर ले। अब प्रॉब्लम आर्बिट्रेशन और इन सब चीजों का है कि वो भी बड़े महंगे हो गए हैं, उसमें भी टाइम लगता है, उनके जो डिसीजंस होते हैं वो पार्टीज मानती नहीं है। तो कैसे केसेस कम करे जाए, कैसे वर्कलोड ठीक हो जाए, कैसे एफिशिएंसी आए, बहुत सारी चीजें साथ साथ में ठीक करनी पड़ेंगी। राइट। एंड अभी भी सर इंसान कोर्ट आने से डरता है कि अरे कोर्ट के चक्कर में क्यों फंसना है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। Right. अगर आप किसी देश के जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा नहीं करोगे तो फिर आप जुगाड़ पे भरोसा करोगे, फिर आप उसको सेटल करने पे भरोसा करो, फिर आप कॉम्प्रोमाइज पे भरोसा करोगे। तो जैसे जुगाड़ वर्ड आप यूज कर रहे हैं, जुगाड़ कितना एफिशिएंट है? मान लेते हैं कि एक पर्सन है, हिज मतलब फाइनेंशियली ही इज वेरी साउंड। अब उसकी बात करते हैं कि उससे कोई क्राइम हो जाता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली उसको साइड कर देते हैं। क्राइम तो हुआ है, ही इज गिल्टी। आर देयर वेज दैट ही कैन बी सेव्ड, उसको जेल ना जाना पड़े? व्हेन मनी इज नॉट द इशू, लाइक ही इज रेडी टू पे व्हाटएवर। ये लाइक आपका इस पे ऑनेस्ट वर्डिक क्या है कि इफ अ पर्सन हैज मनी एंड इफ ही हैज डन सम क्राइम इंटेंशनली अनइंटेंशनली बट इट कम्स अंडर द लॉ, कैन ही इवेड द? सो सर जनरली आप कभी भी कोई क्रिमिनल लॉ देखेंगे उसमें एक रेंज ऑफ पनिशमेंट होती है कि आपको फाइन होगा, आपको जेल हो सकती है, राइट। और आपको दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता भी हो सकता है। है। अब 2 लोगों ने सेम क्राइम किया है लेकिन दोनों लोगों को अलग अलग पनिशमेंट मिली है, जी। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये जज डिसाइड कर रहा है। तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, टाइप ऑफ पनिशमेंट, ये जज डिसाइड करता है। ये सेंटेंसिंग का काम है। जी। क्या ये इन्फ्लुएंस हो सकता है? सर ये कहना कि ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता ऐसा तो नहीं है, आई एम श्योर हो सकता है। दूसरा, अगर आपको जेल हो भी गई तो क्या आप एक ऑर्डिनरी प्रिजनर हैं एक इंडियन जेल में? वो डिपेंड करेगा आपका क्लाउड कितना है। बट अगर आपको जेल अवार्ड हो गई है, इतना तो सिस्टम ठीक है कि जेल तो जाना पड़ेगा। अब आपके जेल में सिंगल कमरा है और एसी फ्रिज है या नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी जेल कहाँ है, राइट। आप आपको किस तरह का क्राइम के लिए आपको जेल भेजा गया है, और आप कौन है। Right. तो वो तो फर्क पड़ेगा ही सर, बट सेंटेंसिंग शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मतलब अगर अगर आपको जेल हो गई है तो जेल तो जाना पड़ेगा उसका, देन यू कैन गेट आउट ऑफ इट अनलेस आप उसका लीगली तरीका ढूंढते कि आप कहते हो कि मैं अपील पर चला जाता हूँ और मैं स्टे ले लेता हूँ या फिर उस तरह से कुछ। राइट। बट स्टे में भी अगर आप कन्विक्ट हो गए तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, फिर केस चलता रहेगा, फिर तो फिर दिखते रहेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। तो what is your like honest opinion कि like when it comes to verdict or justice, is it same for the poor and the rich? नहीं सर, मतलब It is influenced. सर आप डेथ पेनल्टी का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्ट 39A जो इंडिया में डेथ पेनल्टी के लिए प्रो बोनो का काम करती है और डेथ पेनल्टी पर रिसर्च करती है कि जिन लोगों को डेथ पेनल्टी अवार्ड हुई है, फांसी की सज़ा अवार्ड हुई है, उन लोगों के लिए उनको रिप्रेजेंटेशन देना और देखना कि कैसे लोगों को, किन तरह को लोगों को मिला है। आप जनरली देखेंगे सर कि जिन लोगों को डेथ पेनल्टी मिलती है वो बैकवर्ड सेक्शन से ही आते हैं, और जिन लोगों को डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट होती है ज्यादातर वो बैकवर्ड सेक्शंस के ही होते हैं। इससे सिंपल प्रूफ क्या दोनों है, मतलब बहुत क्लियर कट हिसाब किताब है सर। मतलब सो देर मतलब मरने की You can't deny it, नहीं like ये है। हाँ, मतलब मोर पीपल फ्रॉम बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर सेंटेंस्ड टू डेथ
and are executed for death penalty. ये फैक्ट है इंडिया का, इसको आप डिनाई करिए. How big role like money plays when it comes to justice? Money will help you hire the right resources who will be able to deliver what is justice for you. Right. अगर आपने क्राइम किया है तो आपके लिए जस्टिस ये है कि मेरे को सजा ना हो, लेकिन वो लार्जर मीनिंग जस्टिस का नहीं है ना. Right. जस्टिस का मतलब तो है कि जिसने गलत किया उसको सजा मिले. बिल्कुल. सिंपल एग्जांपल से जैसे कल हल मर्डर केस, अब जो प्राइम अक्यूज थे आज उनकी एक खुद की एक अल्कोहल ब्रांड की कंपनी है और खुले में चल रहा है, तो इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है. तो इन द जस्टिस सिस्टम अगर अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या जजेस करप्ट हो सकते हैं, क्या एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्या पैसे से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. आप उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए भी बोल सकते हैं कि चलो आप प्रो गवर्नमेंट जजमेंट देना तो हम आपको रिटायरमेंट के बाद इसका चेयरपर्सन बना देंगे, उसका हेड बना देंगे, ये सब वो सब. सर इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हो सकता है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये होता भी होगा एट ऑल लेवल्स. बट क्या डू यू हैव इनफ प्रूफ ऑफ इट? नो. एंड व्हेन यू डोंट हैव इनफ प्रूफ ऑफ इट, Sure. तो हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये जज है इस कोर्ट में जो ऐसे करप्ट है. Sure. And sir, while there might be, corrupt officers, corrupt judges, and corrupt politicians, in my limited work, I have seen there are also very good people. Sure. Sure. There are honest people in the world. I have had the pleasure of appearing before phenomenal judges. मतलब उनको कोई साम दाम दंड भेद से कोई लेना देना नहीं है. उनको कोई इन्फ्लुएंस उनको इन्फ्लुएंस से कोई लेना देना नहीं. कोई सरकार में कोई हो कुछ हो, they will do what is rightfully to be done. I've seen the case with administrative officers also, police officers also. कि कहना कि क्योंकि सर एक जर्मनी में एक शब्द है, उसको कहते हैं शॉर्टन फ्रॉइडा, कि कोई अगर अच्छा कर रहा है ना, हम चाहते हैं उसके साथ कुछ गलत हो. अगर कोई BMW चला रहा है और उसने सड़क पे किसी को ठोका है, तो अंदर से हम सब के मन में है कि गलती BMW वाले की है, जेल इसको जाना चाहिए, पीटना इसको चाहिए. क्या पता उसकी गलती ना हो, क्या पता कोई गलती से सामने आ गया हो. Sure. क्या पता कि गलती उसकी बिल्कुल भी ना हो. लेकिन ये एक ह्यूमन कंडीशन है. तो जब हम जजेस को देखते हैं, पॉलिटिशियंस को देखते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उनको उस भावना से देखते हैं कि अरे तुमने वो कर लिया जो सब लोग नहीं कर पाए, कुछ तो तुमने गलत किया होगा, कुछ तो तुम गलत कर रहे होगे, तुम वहां बैठे हो तो कुछ तो गलत करोगे. ऐसा नहीं है सर. आप कितने लोगों को जानते होंगे पर्सनली, मैं जानता हूँ, जो बहुत ऑनेस्ट. बिल्कुल. चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश रिटायर हो गए, शिमला से 1-1.5 घंटा दूर एक गांव में रहते हैं. देयर आर सो मेनी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स जिनका नोएडा में एक फ्लैट है, वो वहीं रहते हैं और उसी में अपना जिंदगी खुशी खुशी काटे. सो मेनी जजेस, सो मेनी सर्विंग ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स ऑल्सो, जो बहुत खुश है अपनी सरकारी सैलरी से और दिन रात काम करते हैं. क्यों हम उनकी बात इसलिए नहीं करते क्योंकि अच्छे लोगों से फिर वो शॉर्ट एंड फ्रॉइडा नहीं हो पाएगा. बिल्कुल. करप्शन है बहुत. ऑफिसर्स के केसेस में भी बहुत केसेस आए हैं. एक ये डिसेबिलिटी को लेके भी एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन का केस आया. यूपीएससी को अंदर से पूरा झंझोड़ के रख दिया. वो पूजा खेटकर का एक केस था. एवरीबॉडी हैड सबका वो सिस्टम से विश्वास उठा कि क्या चल रहा है. बट डज दैट मीन अच्छे ऑफिसर्स नहीं है? ऐसा नहीं. क्या सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट बेटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्या अच्छे ऑफिसर्स नहीं है? बिल्कुल है. बहुत लोग काम कर, बहुत अच्छा काम करते हैं, तभी तो देश थोड़ा बहुत चल रहा है. बिल्कुल. और मेरा तो यही मानना है कि 100% में अगर बुरे लोग 5% भी है तो जो कहते हैं जो चिल्लाना और शोर शराबा वो बुरों का ही ज्यादा होता है, क्योंकि 95% जो है वो अपनी दिनचर्या में शांति से काम करते रहते हैं. तो वो
that 5% looks like 40%, but it is actually 5 to 7%, which makes a lot of noises. सर बिकॉज जब तक आप चिल्ला के, या आप देखोगे ये हर चीज लग रही है कि किसी को अपना ब्रांड ग्रो करना है तो दूसरे को गाली दे के ग्रो करे, बिल्कुल बिल्कुल, अपना काम चुपचाप सर रख के नीचे रख के नहीं करेगा। तो ये हर चीज में अप्लाई, ब्रांडिंग का ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है कि माय ब्रांड इज बेटर देन दैट Yeah. ब्रांड, ये भी तो एक तरह। कि वो गलत कर रहे हैं, मैं सही कर रहा हूँ तो मेरे पास आओ। Right. ये हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत होता है। वेरी नाइस। अच्छा, जैसे हम लोग अभी कुछ दिनों में यहाँ पे भी जिला परिषद के इलेक्शंस हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा आया हुआ है हमारे एरिया में कि ओनली SC पीपल कैन कंटेस्ट फॉर द इलेक्शंस। तो ये जो एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन कास्ट होता है, कभी ये ओपन होता है, कभी कास्ट बेस्ड होता है, ट्राइब बेस्ड होता है, तो आपका इसके बारे में ऑनेस्ट वर्डिक्ट क्या है कि व्हाई वाज इट सेटअप, और अगर ये सेटअप हुआ है तो इज इट वर्किंग नाउ, हैज इट हेल्प्ड, और अगर हेल्प किया है तो आज करंट सिचुएशन में हाउ मच इज इट हेल्पिंग एंड हाउ रेलिवेंट इट इज इन टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कास्ट बेस्ड। सर इंडिया में हम रिजर्वेशन प्रिंसिपली 3 जगहों पे देते हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी, एंड एजुकेशन। जी। और डोमिनेटली जो हम रिजर्वेशन देते हैं वो SC, ST, OBC, जो एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, लेकिन उसमें कास्ट का एक बहुत स्ट्रांग रोल होता है। जी। अब रिसेंटली हमने EWS वगैरह भी शुरू किया है। सर ये जो आइडिया है ये है एफर्मेटिव एक्शन का, कि फॉर एग्जांपल अगर एक 100 मीटर की रेस है और एक इंसान है जिसके पास प्रॉपर वो स्पाइक वाले जूते हैं जी, और एक इंसान है जो उस पे नंगे पैर दौड़ रहा है, तो क्या दोनों को एक ही जगह से रेस स्टार्ट करनी चाहिए? प्रिंसिपल सारा यहाँ पे आ जाता है। तो इंडिया में जो कभी न जाती उसे कहते हैं जाति। कास्ट इन इंडिया इज एन इंडियन इनोवेशन। जो ये जाति और वर्ण और ओरिजिनली जो हमारा ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था जी, फिर इसको हमने और रिजिड किया और इसको रिजिड करने के बाद ये कास्ट और एक डिवीजन का शेप ले लिया जी। अब लोगों की ये एक सोशल आइडेंटिटी। आप अपना नाम बदल सकते हैं, आप अपना धर्म बदल सकते हैं, आप अपना जेंडर बदल सकते हैं, आप अपनी कास्ट नहीं बदल सकते इस देश में। सोचने वाली बात है, आपकी कास्ट नहीं बदलेगी। यू आर बॉर्न इनटू अ कास्ट एंड यू विल डाई इन अ कास्ट। अर्बन इंडिया में लोगों को कास्ट नहीं दिखती क्योंकि वो अपर कास्ट का प्रिविलेज है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब जब ये शुरू हुआ सर, सेंचुरीज का डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब ये नहीं कि 10-20 साल का, तो 300-400 साल का या एटलीस्ट 200-300 साल का डिस्क्रिमिनेशन 70-80 साल में तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें SC, ST, OBC रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, अब किसको मिल रहा है? जिसको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, और जिनका एक्चुअली भला होना चाहिए उनका हो रहा है कि नहीं, सवाल यहां के रुक जाता है। Right. अब फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो हेरिडिटरी है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। उसका आपकी इनकम से कोई लेना देना नहीं, उसका आपके नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं, उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। जनरेशनली आप शेड्यूल कास्ट रहेंगे तो आप जनरेशनली शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने वो बेनिफिट्स को यूज किया और आपने लाइफ बेटर हुई आपकी, आप अच्छी नौकरी में आ गए, अच्छी जगह पहुंच गए, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर ली, जो भी हुआ, यू हैव अ बेटर लाइफ। जी, अब आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी वो बेनिफिट मिलेगा। श्योर। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप कास्ट एलीट बना लोगे। शेड्यूल कास्ट को एक कास्ट थोड़ी है, 1500 कास्ट है जो लीगली आइडेंटिफाइड। जी, उन 1500 में से 50-60 कास्ट ऐसी होंगी जिनको जनरेशन पर जनरेशन बेनिफिट मिलता रहा और वो बाकियों से बेहतर हो गई, और बहुत सारी कास्ट ऐसी होंगी जहां तक कि बेनिफिट पहुंचा ही नहीं। श्योर। सारी दिक्कत वहां पे है, विच इज वाई हैविंग एन इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन हेल्प, विच इज वाई सब डिविजन इन रिजर्वेशन हेल्प्स। कि आपने कहा कि हम शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन देंगे, तो आप कोई भी शेड्यूल कास्ट हो 15% आपका है नौकरी में फॉर एग्जाम्पल जी, लेकिन जो बहुत पुअर हैं उनको उस 15% से
जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है उन शेड्यूल कास्ट में, उनको उस 15% का ज्यादा शेयर मिलना चाहिए. Sure. That is subdivision of caste. Policy, the idea of uplifting backward people is right. The way we are executing it, सर उसमें बहुत प्रॉब्लम है. अब हम पॉलिटिकली बात करते हैं. सर पंचायत इलेक्शंस और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस, भी हम जिला परिषद की बात कर रहे थे, ये 93-94 से चल रहा है. हमने MP MLA में भी SC ST रिजर्वेशन देते हैं जी. और अभी हमने नया लॉ पास किया है, अमेंडमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि विमेन रिजर्वेशन भी मिलेगा. सर ये जॉइंट रिजर्वेशंस होते हैं. इसका मतलब जैसे पंचायत में भी और म्यूनिसिपैलिटी में भी विमेन रिजर्वेशन भी है और SC ST रिजर्वेशन भी है. 33% विमेन रिजर्वेशन है पंचायत में और SC ST रोटेशन पे सीट निकलती है. Right. यही चीज हम MP MLA के लिए भी करेंगे. तो इससे नागपुर में जैसे अब SC सीट निकली है जिला परिषद के लिए, अगर ये विमेन के लिए भी होती तो नागपुर में ओनली विमेन SC कैंडिडेट्स कैन कंटेस्ट जिला परिषद. यही चीज MP MLA में भी होती. Right. तो हमने एक सिस्टम ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट बना रखा है. इसकी हिस्ट्री 1932 पूना पैक्ट की है, जब वो अंबेडकर साहब और गांधी जी की लड़ाई हो गई थी इस बात पे कि सेपरेट वर्सेस जॉइंट. अब क्या रिजर्वेशन देने से नेसेसरीली एम्पावरमेंट हो रहा है? सवाल तो यही है जी. कि MP MLA और सरपंच और मुखिया अगर हम SC ST वुमेन को दे रहे हैं, क्या SC ST और वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रहा है? हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है. नहीं क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने विमेन को बस सामने एज अ डमी रखा है. बिल्कुल. डिसीजन जो है वो पीछे कोई आदमी ले रहा है, जिसको हम पंचायती में सभापति कहते हैं या प्रधानपति कहते हैं. जो सीरीज आई थी एक पंचायत जिसमें वो दिखाया है, Right. असल में प्रधान थोड़ी है, प्रधान तो उनकी वाइफ है, लेकिन सारा प्रधान बन के घूम वो ही रहे हैं. ठीक है. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम. दूसरा, लोगों को लगता है कि अगर SC ST या कोई विमेन कैंडिडेट है तो वो सिर्फ सोशल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, उसी सोशल इश्यूज वाले मुद्दे उठाएंगे. ऐसा नहीं है. आप ये विमेन के लिए आप देख सकते हैं, जितने विमेन MPs MLAs रहे हैं जी. आप मानेंगे नहीं, 15% है टोटल नंबर ऑफ विमेन MPs इन द कंट्री टुडे. जब हमारी पहली लोकसभा थी तो 5% थे. 50% of this country belongs to women. And not even 15% are women legislators in the parliament. मतलब 15% women MPs 50% औरतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो बहुत बड़ा गैप है. बिल्कुल. अब इसमें सोचिए कि let's take a minority Muslims. How many Muslim women MPs? मुश्किल से 75 साल हो गए लोकसभा में 50 मुस्लिम विमेन MPs नहीं रहे. टोटालिटी में. टोटालिटी फ्रॉम 1952 फर्स्ट इलेक्शंस टू नाउ 2024 18th लोकसभा, नॉट इवन 50 लोकसभा मुस्लिम MPs. ये तो हमारे देश की रिप्रेजेंटेटिव रियलिटी है. तो क्या हमें इनको मौका देना चाहिए? बिल्कुल. बट सिर्फ मौका देने से नहीं होगा ना, आपको इन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मिनिस्ट्रीज देनी पड़ेंगी, चार्ज देना पड़ेगा. बिठा के तो नहीं रख सकते ना कि चलो टोकन है कि अच्छा चलो आप बन गए तो बन गए. प्रॉब्लम तो यही है सर. लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मोस्टली वही होता है. मोस्टली टोकनिज्म है, मोस्टली रियल एक्शन है नहीं. हो तो फिर क्या ही बात है. सो बेसिकली ये भी वही टॉपिक हो गया कि समय के साथ जाते जाते ही जाएगा. इमीडिएट इसमें कोई भी आपको अभी चेंजेस बोला जाए या बहुत बड़ा कुछ रेवोल्यूशन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. अगर 33% अब ये इम्प्लीमेंट तो करेंगे सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद, मतलब विमेन रिजर्वेशन अप्लाई करेंगे. तो एक तो मुझे नहीं लगता डिलिमिटेशन 2030 मतलब अगला इलेक्शन 29 में है लोकसभा का. राइट. मुझे नहीं लगता 29 के पहले डिलिमिटेशन पूरा हो पाएगा. 5 साल लगता है, अभी तो टाइम ही नहीं बचा है. बट जब भी ये विमेन रिजर्वेशन अप्लाई होगा, एटलीस्ट यू सी 33% women in parliament. the Lok Sabha, which is a big thing.
क्या वो एक्चुअली इश्यूज को लेके आगे बढ़ेंगे? कुछ नहीं कह सकते। इसमें एक्चुअली से स्टडी वगैरह भी हुई है, जब उन्होंने क्वेश्चंस देखे कि विमेन एमपीज एमएलएज ने क्या सवाल पूछे हैं, उन्होंने ज्यादा हार्ड सवाल पूछे हैं देन मेल काउंटर पार्ट्स। उन्होंने लैंड पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, डिफेंस पे, फॉरेन पॉलिसी पे भी बातें करी। वी हैड मिनिस्टर्स लाइक सुषमा स्वराज इन आवर कंट्री, वी हैड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर्स इन आवर कंट्री हु हैव वैल्यू मेन, ऐसा नहीं है। बट वो ये सर रिया, हमारे देश में दो देश बसते हैं, इंडिया और भारत, और ये हमेशा बसेंगे। आप कुछ कर लो, आप कुछ कर लो, इंडिया में, इस देश में इंडिया और भारत हमेशा रहेगा। मैं पेसिमिस्ट नहीं होना चाहता, मैं रियलिटी पर, क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी हमारी रियलिटी है। या और इंडिया और भारत अलग रहेंगे तब, मतलब अलग अलग, मैं नहीं कह रहा अलग रहेंगे, मतलब जब तक ये दो तरह के रहेंगे तब तक ये देश है। वो भारत को भी थोड़ा, ये हमारी यूनिकनेस है, ये हमारी यूनिकनेस है, कमजोरी नहीं है, हाँ। बट वो रहेगा सर। एंड जस्ट होपिंग कि विद टाइम स्लोली, धीरे धीरे इन चीज़ों का आई होप इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत ना पड़े। टाइम ऐसा आ जाए कि हम लोग लाइक इवेंचुअली फेज आउट, इवेंचुअली हाँ इन चीज़ों का राइट। क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल, ऑफिशियली द नंबर ऑफ ओबीसीज इन द कंट्री, देयर इज नो डेटा। सो प्राइवेट रिसर्च है, इंडिपेंडेंट रिसर्च है। कोई कहता है 50% है पॉपुलेशन इंडिया की ओबीसी, आप 27% रिजर्वेशन दे रहे हो। कोई कुछ, दैट इज व्हाई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। राइट। सो बेसिकली ये जितने भी लाइक मोस्टली ये टॉपिक्स जो है ये हमेशा ग्रे ही रहेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं हो तो जिंदगी के ज्यादातर सवाल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, बहुत कम चीजें हैं जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एब्सोल्यूट है, राइट। तो फिर अभी जैसे आप एआई की बात कर रहे थे कि एआई के आने से बहुत ले ऑफ्स भी है, करप्शन को ले ऑफ है कि नहीं एआई के आने से? व्हाट डू यू थिंक, टेक्नोलॉजी, राइज इन टेक्नोलॉजी से इज इट हेल्पिंग इन कर्बिंग करप्शन या सर कम करने? इनकम टैक्स में तो मैंने देखा है, स्पेशली जो, बिकॉज अब फेसलेस है, एटलीस्ट इनकम टैक्स का जो मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज फेसलेस। तो आपकी एप्लीकेशन, जहाँ जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, जहाँ फाइल हुआ है, जहाँ असेस हो रहा है, जहाँ स्क्रूटनाइज होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्शन होगी, ये 4 अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। 4 अलग अलग शहरों में लोग बैठ के कर सकते हैं। तो जो वो असेसिंग ऑफिसर है और जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न है, वो आपस में एक दूसरे से कभी मिलेंगे भी नहीं। तो जब मिलेंगे नहीं तो लेन होगा नहीं, which is also one of the reasons a lot of people are not happy with income tax. Right. तो बट जितना चीजें कंप्यूटराइज्ड होती जाएंगी, ऑनलाइन जितना होती चीजें डिजिटाइज्ड होती जाएंगी, उतना स्कोप ऑफ करप्शन तो कम होगा ही। हाँ, क्योंकि पहले तो फाइलें चेंज हो जाती थी, एटलीस्ट हाँ, अगर फाइल हट जाए और चीजें ऑनलाइन हो जाए तो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑलरेडी। इंडिया या जुगाड़ तब भी है, वो कोई ना कोई somebody will हाँ, ऑनलाइन में भी जुगाड़ है तो है। वो इतना ई टेंडर होने के बाद भी, इतना ई ऑक्शन होने के बाद भी, ग्लोब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तो विदाउट दोस प्राइवेट कन्वर्सेशंस इट डजंट वर्क होगा आउट, ही नहीं। नहीं होता है। तो मतलब डज digitization help to a very large extent? Yeah, sure. To a very large extent. But does it completely solve the grassroots corruption problem? No, it can reduce it, maybe control कर सकते हैं थोड़ा, and only time will tell in the next 5 to 10 years की how where we are standing when it comes to corruption in technology. Also sir, we have to be less tolerant to corruption. मतलब वही ना, करप्शन का एक सप्लाई साइड और एक डिमांड साइड है। एक तो है कि वो हमसे पैसा मांग रहे हैं काम करने के लिए, और एक है कि हम कह रहे हैं कि अच्छा ले लो ना, कर दो काम कर दो। तो इट्स ऑल्सो टू वे थिंग। इट्स अ टू वे थिंग। एंड फाइनली मतलब नाउ वी हैव मेड चेंजेस टू आवर करप्शन लॉज, कि अगर आप ब्राइब ऑफर भी करने हैं तो वो भी एक क्राइम है, वो भी आप नहीं कर सकते, वो एक ऑफेंस है, क्राइम तो नहीं, ऑफेंस है, मतलब दैट्स द टेक्निकल वर्ड। राइट। हमारे करंट गवर्नमेंट का एक वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा, कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ टीवी पे भी, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ये अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन के? इसका डेमोक्रेसी पे क्या फर्क पड़ेगा, रीजनल पार्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या नेशनल पार्टीज रीजनल पार्टीज को ओवरशैडो कर देंगी? इंडियन इलेक्शंस आर द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस इन द वर्ल्ड। 2024 का इलेक्शन, इंडियन एक्सप्रेस और आउटलुक दोनों में से एक की एक रिपोर्ट थी, वी हैव स्पेंट 1.25 लाख करोड़ in 2024 on our elections।
to 1.25 lakh crores in 2024 is a truckload of money. मतलब टोटल इलेक्शन पे कितना खर्चा हुआ है? हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी पे इलेक्शंस की कोई लिमिट नहीं है, लिमिट कैंडिडेट पे है। पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च करना चाहे कोई नहीं रोकता, उस पे कोई कैप नहीं। नहीं, कैंडिडेट पे लिमिट है, पॉलिटिकल पार्टी पे कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो 1.25 लाख करोड़ जो एक नंबर लेके चल रहे हैं, उसका अगर 10% या 15% भी ईसीआई खर्च कर रही है तो वो भी तो 10-12 हजार करोड़ हो गया। बिल्कुल। आप अगर 10-15 हजार करोड़ अपने देश के लोकसभा इलेक्शन में खर्च कर रहे हो, और आप ऑन एन एवरेज हमारे देश में 5-7 इलेक्शन तो हर साल होते ही हो, श्योर। किसी स्टेट का कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम इलेक्टोरल रोल की बात कर रहे थे। हाँ सर, इलेक्टोरल रोल बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 1000 पन्नों में जाएगा, उसकी कॉपीज बनती हैं, हर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को उसकी कॉपी दी जाती है, पब्लिक डोमेन में वो कॉपी प्रिंट में रखी जाती है, हर पॉलिटिकल पार्टी को वो कॉपी प्रिंट में दी जाती है। 300-400 करोड़ तो हमारा स्टेशनरी कॉस्ट है सर इलेक्शन का। फ्रॉम अ लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यस इट मेक सेंस, बट ऐसा नहीं कि सारे लॉजिस्टिक्स इज वर्किंग इन आवर फेवर। आप साइमल्टेनियस इलेक्शन करना चाहते, करिए, सही बात। इसका मतलब हमें और ईवीएम चाहिए। ईवीएम हमारे देश में 2 ही कंपनी बनाती है, आई थिंक एक इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एक भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये 2 पीएसयूज हैं जो ईवीएम बनाती है, 2 ही कंपनीज बनाती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट है, उनको ऑथराइजेशन है, सरकारी कंपनी जी। आपको अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो आपको कम से कम डबल ईवीएम चाहिए मिनिमम। वो रातों रात तो नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, कहां से लाओगे? तो इसको प्रोसेस करने के लिए भी इनिशियल आप समझ लीजिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम 3-4 हजार का तो एक्स्ट्रा खर्चा है ही है। 3-4 हजार करोड़ का। अब पॉइंट ये है कि वन टाइम 3-4 हजार करोड़ का खर्चा कर लो, या हर बार 10-10 हजार करोड़ आप हिसाब से निकाल। सिक्योरिटी का खर्चा है सर, सिक्योरिटी को मतलब, अब सिक्योरिटी मतलब सिर्फ पूरी आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस लगती है, बीएसएफ लगता है, आईटीबीपी एसएसबी की बटालियन लगती है, स्टेट रिजर्व पुलिस की बटालियन लगती है, इनका इक्विपमेंट आता है, इनका अकोमोडेशन होता है, इनका ट्रैवल होता है, इनकी भी ट्रेनिंग होती है, इन सबको इलेक्शन अलाउंस मिलता है। और जब आप अलग अलग इलेक्शन कराते हो, तो अब जैसे इलेक्टोरल रोल की हम बात कर रहे थे, तो जब वो रिवाइज होना होता है सर इलेक्टोरल रोल, तो कौन चाहता है रिवाइज कराने? टीचर, तहसीलदार, आंगनवाड़ी। अब ये दिन भर यही काम करते रहेंगे तो टीचर पढ़ाएगा कौन? पर यही होता है, यही होता है, 6-6 महीने टीचर्स इसी में लगे रहते हैं। तो इट मेक सेंस, बट क्वेश्चन ये है कि क्या डेमोक्रेसी के लिए ये सब चीजें करना, ये सब डेमोक्रेसी तो कम होगी सर, क्या ये सब चीजें इतनी ज्यादा जरूरी हैं कि आपने अपना डेमोक्रेसी का नेचर, उसका फंडामेंटल ओरिएंटेशन बदल दिया? क्योंकि वेरी गुड चांस की इसका मतलब महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल एमपी एमएलए इलेक्शन एक साथ होंगे, और जो कोविड साहब की रिपोर्ट आई हाई लेवल कमेटी की, 100 दिन के अंदर आप लोकल इलेक्शन भी करा दो। तो इसका मतलब एमपी एमएलए के इलेक्शन साथ हो रहे हैं, तो बीजेपी फुल फोर्स में, शिवसेना फुल फोर्स में, एमएनएस फुल फोर्स में, सब लोग एक जगह पे। अब महाराष्ट्र का वोटर किससे इन्फ्लुएंस होगा? क्या वो बीजेपी से इन्फ्लुएंस होके दोनों इलेक्शन में बीजेपी को वोट करेगा, या फिर वो रीजनल पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर दोनों में रीजनल को करेगा? क्योंकि वोट तो एक साथ ही करना है, आजकल में जाके वोट करना है। आज गया मैंने लोकसभा वाले ईवीएम बटन दबा दिया, कल गया मैं इसका। इतनी समझ है हमारे वोटर में, और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज देखा जाए तो डिस्पाइट हैविंग बीजेपी इन द सेंटर, आप हैड कम टू पावर, और उड़ीसा में उल्टा है। आप ये कह ही नहीं सकते, कोई इसमें मतलब श्योर शॉट नहीं है कि रीजनल पार्टी का नुकसान हो गई होगा, और ये भी श्योर शॉट नहीं है कि नेशनल पार्टी 100% गेन करेगी, बट पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, 100%। एक एवरेज वोटर को सोचो, वो तो सोच रहे हैं अच्छा
अगर मेरे देश में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक ही पार्टी की हुई तो मेरा तो फायदा है ना। और नेशनल पार्टी का सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी बनना ज्यादा आसान है। पर सोच अच्छी है, पर इट डजंट वर्क दैट वे। एग्जैक्टली ये सेंटर और स्टेट एक साथ नहीं होगा। नहीं होता। वोटर ऐसा सोचेगा, वोटर सोचेगा कि अच्छा एक्स पार्टी की सेंटर पे गवर्नमेंट बन रही है तो स्टेट पे भी इसी की स्टेट को इसी को वोट दे देते हैं। तो ज्यादा फायदा होगा, तो आपस में नहीं लड़ेंगे। वोटर ये सोचेगा, अगर सोचेगा तो फिर आप ये नुआंस्ड जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है वोटर में, आप ये कैसे इनकरेज करो? ये आप कैसे तो उसको इरेडिकेट कर रहे हो। कैसे करो? आप तो बोल रहे थे लमसम में एक बार सोचो और करें बिल्कुल। तो मतलब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू। इसमें ऐसा भी सुनने में आता है कि छोटी पार्टीज भी बड़ी कंसर्न है कि हाँ। उनका कहना है कि हम तो स्वॉलोड अप हो जाएंगे। बिल्कुल, चलो रीजनल पार्टी तब कुछ तो सर्वाइव कर जाएंगी, जो बहुत छोटी छोटी पार्टीज हैं। इंडिया में आइडियोलॉजी पार्टीज है, रीजन बेस्ड पार्टीज है, कम्युनिटी बेस्ड पार्टीज, जो बहुत छोटी छोटी पार्टीज, उनको तो दे विल वेरी गुड चांस दे विल बी वाइप्ड आउट टोटली। ऐसे स्टार्टअप्स नहीं एक्वायर करते हैं, ऐसे पार्टीज एक्वायर हो जाएंगी। वही बिल्कुल। मतलब बड़े पार्टीज में जुड़ जाओ और जुड़ जाओ, अपना जो आइडेंटिटी है वो छोड़ दो। करेक्ट करेक्ट। तो वो है ही है सर। एंड लीगली ऑल्सो इज नॉट वेरी इजी। यू विल रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टेट रेटिफिकेशन भी लगेगा एक आध जगह से। स्पेशली अगर आप लोकसभा इलेक्शंस भी, आप लोकल इलेक्शंस, प्रधान पंचायत म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन भी साथ में कराना चाहते हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अमेंड करना पड़ेगा कि कम से कम आधी स्टेट्स इससे एग्री करे। वो तभी होगा अगर आधी स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी की सरकार हो। इसलिए मामला बहुत बहुत डेलिकेट है, इसलिए अभी तक ये बिल आया नहीं। तो आपके हिसाब से ये आपके हिसाब से आना चाहिए कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? सर जब तक इसका मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन क्लियर नहीं होता तब तक, बिकॉज मोस्ट चीजें तो अभी भी इन दी एयर ही है। अभी सर एक होता है आइडिया कि मुझे सड़क साफ करनी है, ठीक है, झाड़ू लेके साफ करते हैं। एक तरीका है कि सड़क पे एसिड फेंक देते हैं। प्रॉब्लम तरीके की है, आइडिया की नहीं। आइडिया साउंड्स गुड, बट अब अगर उसको इम्प्लीमेंट करते करते रीजनल पार्टीज, छोटी पार्टीज, वोटर का नुकसान है, तो उसको इम्प्लीमेंट एक तरीके से करो कि किसी का नुकसान राइट। जैसा आपने रिजर्वेशन का कहा कि रिजर्वेशन अच्छी चीज है, लेकिन वो सही पर्सन तक पहुंच भी रहा है कि नहीं, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। वेरी ट्रू। दैट इज द केस विद सब्सिडी, दैट इज द केस विद गवर्नमेंट बेनिफिट। हर चीज का अल्टीमेटली इशू यही है कि जो ट्रू पर्पस है वो सॉल्व हो। ग्राउंड लेवल पे इज इट बीइंग इम्प्लीमेंट? आपने हाउसिंग स्कीम बना दी कि हम आपको घर बनाने का पैसा देंगे, तो जब वो दौरे पे आते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले, तो वो मेन रोड पे लोग खड़े हो जाते हैं छज्जा लगा के, हमारे पास घर नहीं है। 2 ब्लॉक या 2 कदम पीछे जाके देखो, इनको ऑलरेडी घर बना हुआ है, वो इस पैसे से एक मंजिल और बनाएंगे। देश तो ये भी है ना। बराबर। मतलब हम कितना भी गवर्नमेंट करे, इट हैज टू स्टार्ट विथ अस। कहीं ना कहीं हमें ही अब पहले अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। वेरी ट्रू। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, आपने ये मूवी के बारे में सुना है, द ताज स्टोरी, परेश रावल जी की? हाँ सर, सुना है सर। तो उसमें यही बताया गया कि ताजमहल जो है वो एक एंशिएंट इंडियन मंदिर बोलिए या कोई मॉन्यूमेंट बोलिए या प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर बना हुआ है। उस पे आपका क्या वर्डिक्ट है? वो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट स्टोरी? अ फैक्ट, वैसे तो लोग का रियलिटी है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सर एक ही मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब हाउ कैन यू डिटरमिन दिस लीगली। अब बेसिकली क्या हुआ सर कि हमने एक 1991 में बाबरी मस्जिद के टाइप पे लॉ बनाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। राइट। हमने कहा कि 1947 आजादी के टाइम पे जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो उसका नेचर है वो वैसा ही रहेगा। मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। अगर वो 1947 में मंदिर था या मस्जिद था, ओके। अब मंदिर के नीचे मस्जिद है या मस्जिद के नीचे मंदिर है, उसमें हम नहीं घुसेंगे अब। विद वन एक्सेप्शन, बाबरी मस्जिद। ओके। ये लॉ हमने बना दिया। अब इस लॉ को कर दिया चैलेंज कि भाई ये तो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। हमारा हक है जानना कि भाई मंदिर के नीचे मस्जिद है या मस्जिद के नीचे मंदिर है। लोकल कोर्ट्स ने क्या करा कि चलो मैं ये तो डिसाइड नहीं कर सकता कि मंदिर के नीचे मस्जिद है या मस्जिद के नीचे मंदिर है, लेकिन मैं सर्वे की परमिशन दे सकता हूँ। तो उन्होंने सर्वे की परमिशन देनी शुरू करी।
उससे फिर वो संथाल या संबल वायलेंस वगैरह शुरू हुआ, लास्ट ईयर काफी न्यूज बता। जी फिर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी फटकार लगाई और कहा कि जब तक मैं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिसाइड नहीं करता, कोई भी कोर्ट इस देश में किसी भी तरह से इसमें घुसेगा ही नहीं कि मंदिर था या मस्जिद था। सर्वे भी नहीं। करेक्ट। अब सबसे बड़ा सवाल सर यही उठता है कि ये एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, ये एक आर्कियोलॉजिकल क्वेश्चन है। राइट। ये जब तक हमारे पास इसका डेटा और एविडेंस नहीं होगा तब तक आप इसको डिसाइड कैसे करेंगे? श्योर। राइट। कोर्ट ने जब राम जन्मभूमि का जजमेंट दिया, कहा कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आई थिंक अखाड़ा को गई, एक विश्व हिंदू परिषद को गई, एक जो आई थिंक जो उनके जो इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर बटी जमीन। बिल्कुल। द कोर्ट बेसिकली परफॉर्म्ड अ वेरी यूनिक जॉब। कभी आज तक इंडिया में हिस्ट्री में हुआ नहीं है सर, टू डिसाइड वेदर अ हिंदू डेटी वाज बोर्न देयर और नॉट। ये लीगल क्वेश्चन कैसे है? तो एक आध्यात्मिक क्वेश्चन है, आस्था का क्वेश्चन है, ये एक बिलीफ का क्वेश्चन है। चलो कोर्ट ने कर दिया, तो अब जो ये सबसेट वाले क्वेश्चंस हैं, ये आर्कियोलॉजिकल क्वेश्चन है, खोदोगे तो पता चलेगा। बिल्कुल। तो जब तक आप, पहली बात तो ये करना क्यों है? ताकि भाई हमको अपनी कल्चर है, हमारी अपनी हेरिटेज है, ठीक है। क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? 100% पॉलिटिक, मतलब इट इज ऑल, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पॉवर्टी, इन्वायरमेंट को छोड़ के अगर आप इस बात पर डिस्कस करना चाहते हैं कि जमीन के नीचे मंदिर है या मस्जिद है, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं और किसी का नहीं। आप किसी तो बट है सर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने या हमारे जुडिशियल सिस्टम ने ये बोला है कि 1947 के बाद से जो चीज़ें जैसी हैं उसको ना छेड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि ये ऐसी चीज़ है कि इसको जितना खोदेंगे उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होते जाएंगी, क्योंकि हर जगह किसी ना किसी चीज़ पे कुछ ना कुछ बना ही है और हमारी हिस्ट्री हमें बताती है। तो शायद वन ऑफ द मेन रीजन यही था सरकार का कि जो अभी तक हो चुका है इसको भूल के आगे बढ़ा जाए, बिकॉज डेड स्केलेटन्स को अगर आप क्लोजेट से निकालेंगे तो देयर इज नो एंड टू इट। आपको हर सिटी और हर स्टेट में यही दिखेगा कि इनजस्टिस हुआ है, एक चीज के ऊपर कहीं बनी है, कहीं नहीं बनी है, कहीं तोड़ी गई है। तो मे बी इट माइट हैव बीन अ वे कि सरकार बोले कि जो हो गया, इसको अभी नहीं टेम्पर करना है, हार्मनी नहीं डिसबैलेंस करना है। बट देन कम्स पॉलिटिकल एजेंडा, देन कम्स पीपल जो आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि नहीं ये हमारे साथ 80 साल पहले गलत हुआ था या 120 साल पहले गलत हुआ था। सर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इसका मुझे प्रैक्टिकल बेनिफिट बहुत कम दिखता है, बट आई थिंक वी एज इंडियंस आर आल्सो वेरी इमोशनल सेट ऑफ पीपल। हम अगर हम इमोशनल नहीं होते तो शायद हमने कल्चर और हेरिटेज से इतना क्लोज नहीं होते। श्योर। बट एट द सेम टाइम वो इमोशनैलिटी इरेशनल नहीं होनी चाहिए। राइट। मतलब अगर कल्चर के नाम पे और रिलीजन के नाम पे आप जानवरों की सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ह्यूमन सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप, और कोई भी रिलीजन हो सकता है, कोई भी कल्चर हो सकता है। ट्रिपल तलाक भी गलत है, एक तरह से देखा जाए सती भी गलत है, विडोरी मैरिज को रोकना भी गलत था। तो जो भी हमारे सोशियो रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिसेस रही है, हमें उसको रैशनली सोचना चाहिए। अब अगर जैसे दाऊदी और बोहरा एक कम्युनिटी है, उनमें जेनिटल म्यूटिलेशन के लेके इश्यूज हैं, एक्स कम्युनिकेशन को लेके इश्यूज हैं। हर रिलीजन में, जैन में संथाला का इशू है, हर रिलीजन के सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऑब्जेक्शन मिलेगा। आप उसको रैशनली सोचिए, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एम्पावरमेंट और अपनी ग्रोथ उसके सामने छोटे कर दें? अनफॉर्चुनेटली, या क्या कहूं, ये बैलेंस मुझे बहुत कम देखने को मिलता है आजकल। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, गॉड इज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट। आपको वो शांति देता है, सुकून देता है जब और कुछ नहीं देता है। श्योर। अगर वो आपसे वायलेंस और एजिटेशन करवा रहा है तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाए या हम कुछ गलत कर रहे हैं। वेरी ट्रू।
फंडामेंटल और कम्स डाउन टू दैट हैव अंडरस्टैंड। यू नोटिस, जैसे आप अभी कहते हैं कि हम इंडियंस बहुत इमोशनल है। आई हैव बीन टू फ्यू कंट्रीज, नॉट मैनी, बट व्हेन आई सी देयर एडवर्टाइजमेंट्स अबाउट देयर प्रोडक्ट्स और व्हाटएवर, तो हम लोगों के, हम जब एक तेल खाने का बेचते हैं, हम बाइक्स बेचते हैं, तो हम बाइक में दिखाते हैं कि ये बाइक पे बैठ के बंदा जा रहा है तो एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की उसे देख रही है। हाँ, मेरे से तो शुरुआत मत कराओ इस टॉपिक पे, मेरा मैं तो रैंट ही अलग है इस क्योंकि पे। दूसरे कंट्री के मैंने शैम्पू एड्स देखे हैं, दे आर सो रैंडम, दे आर सो सिंपल एंड रैंडम, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, यू जस्ट नो कि हाँ ये शैम्पू का ऐड था। बट जब हम बनाएंगे तो हम वो शैम्पू लगाने के पहले दादी माँ को याद करेंगे, फिर उनका लगाया हुआ उनका नुस्खा याद आएगा, फिर वो नुस्खा हमें ये कंपनी बना के दे रही है इसका। तो हम लोगों को, मैंने बचपन से देखा है कि यस वी आर वेरी इमोशनल, और शायद हम शुरू से ही ऐसे कि हमको इमोशनल टच कर दो तो हम बह जाते, जान दे देंगे, हम बह जाते हैं। बह जाएंगे। एंड बहुत टाइम्स वी एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी मेक वेरी इमोशनल डिसीजंस आल्सो। राइट। नहीं है जो वो शैम्पू का आपको याद होगा, एक शैम्पू का ऐड था जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता था, और उसको कैसे पोजीशन किया कि लड़की के लंबे बाल थे तो उसका शैम्पू लड़के के स्वेटर पे गिर गया, दोनों ने काला स्वेटर पहना था, और वो लड़का लड़की को छोड़ के चले गया तो उसको ट्रॉमा हो गया, तो उसने फिर वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाया। लगाया। ये का यार। और और अगर आप नोटिस करेंगे तो 90 मोर देन 90% जो हमारे द थीम ऑफ एड्स है वो यही है, ड्रिवन, इट्स इमोशनली ड्रिवन। सीमेंट नहीं है सर Art- हमारे देश में, देश का सीमेंट है, देश का सरिया है, देश की मिट्टी है। True. for a country which has for a country which has worshipped patriotism, today patriotism is a marketing good. या बिकॉज आज भी लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, हम्म पीपल आर पेट्रियट। आप पेट्रियोटिज्म बेचो मत, बिकॉज जिस दिन पेट्रियोटिज्म दिखाने की बात आ गई ना, 2 मिनट खड़े नहीं रह पाएंगे लोग। आई ऑफन एम रिमाइंडेड, सर आई कम फ्रॉम an army background, so for us this is very close and very personal to us, Sure. and especially more close and personal to us because one of my closest friends growing up, हम साथ में एक बेंच में बैठा करते थे 3 साल, जब 2020 में हंडवारा अटैक्स हुए थे, and मेजर अनुज सूद, he was martyred in the Hardwara attacks. मतलब barely married a year and a half, you know, and he was brutally killed and tormented by terrorists. Patriotism वो है। Sure. पेट्रियोटिज्म देश की मिट्टी और देश का नमक और देश का सरिया नहीं है। और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वहां हम लोग पहुंच भी नहीं सकते, हमारी औकात भी नहीं है पहुंचने की। बट माई पॉइंट इज कि इमोशन से लिए गए डिसीजंस, चाहे आप कौन सा शैम्पू खरीद रहे हैं या कौन सा साबुन लगा रहे हैं, कौन सी गाड़ी खरीद रहे ये आपके बिजनेस डिसीजन। हैं, यस सर। आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का ऐड देख लो, कितना जेंडर्ड ऐड है वो, कि वो जो मर्द है उसको पूरे परिवार का बोझ है, तो उसको परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और जो उनकी वाइफ है वो किचन में तवे में बना कि हाँ तुमने हमारा ध्यान रख लिया। ये क्या चल रहा है? नहीं, आपने एक ऐड देखा था जिसमें मरे हुए हस्बैंड पे वो कंप्लेन कर रही फोटो देख के कि अगर आपने भी टाइम पे इंश्योरेंस ले लिया होता तो आज हमें नहीं देखना पड़ता। करेक्ट। ऐसे एड्स बनते हैं। गिल्ट ट्रिप कर रहे हो। एग्जैक्टली। आप गिल्ट ट्रिप कर रहे हो कि देयर इज एन इमोशनल अपील, और वो इमोशनल अपील बियॉन्ड द पॉइंट इज डेंजरस। सर ये मतलब कमिंग बैक टू द वर्ल्ड दैट आई कम फ्रॉम, द यूपीएससी वर्ल्ड, जहाँ पे यही हो रहा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो पूरी जो इकोसिस्टम है, जो दुनिया है हमारी, इट्स बेस्ड ऑन इमोशंस। आप या तो डर पैदा कर रहे हो, या तो आप ओवर्टली खुशी पैदा कर रहे हो, या तो आप उनको फॉल्स कि भाई हम करा देंगे। सर कितनी सिंपल एग्जांपल है, बच्चा ऑफलाइन पढ़ के ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन पढ़ के ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन पढ़ के ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन पढ़ता है तो घर पे ही रहता है, अकेला है, डरा है। आप उसको बेच रहे हो मेंटोरशिप, 1-on-1 जिम मेंबरशिप के जैसे, 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए साल की, कि आपसे कोई 1-on-1 बात करेगा कि डर लग रहा है ना पढ़ाई करते हुए, समझ में नहीं आ रहा है सही कर रहे हो कि नहीं, चलो ये है जो तुमसे बात करेगा, ये बताएगा कि एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट।
ये बताने के लिए ये भी तो इमोशनल प्ले श्योर है, श्योर। ये तो इमोशनल प्ले और क्या है। तो हमारे यहाँ इमोशनल क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही लेवल, बहुत ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन ही नहीं ना सर, इमोशनैलिटी ज्यादा है। इमोशनैलिटी। बाइक भी खरीद रहे हैं, स्प्लेंडर तो देश की बाइक, पता नहीं हाँ हाँ, सब देशभक्ति रिलेटेड ही है, करे, या तो देशभक्ति या कोई गर्ल कोई रिलेटेड फैमिली है या कोई रोमांटिक या है या कुछ है। परफ्यूम लगाना है तो मतलब ताकि वो स्वॉर्म आपको अट्रैक्ट हाँ, करे। नॉर्मल मतलब वाइल्ड स्टोन की मतलब लड़कियां सीड्यूस हो रही है, correct, आप स्टार बन गए एक दो परफ्यूम मार के। तो हम लोग बहुत इमोशनली ड्रिवन है। बहुत इसमें थोड़ा सा सर आई थिंक एक इनसिक्योरिटीज भी बेची जा रही है। आप ऐसे कोई काम के नहीं हो, बट अगर आप वो डीओ मार दोगे तो आपको 4 लड़कियां देखेगी। ये इनसिक्योरिटीज पे भी बहुत ज्यादा अब मार्केटिंग है। हेयर प्रोडक्ट्स देखिए आजकल कितने आ गए हैं, हम्म, हेयर ग्रोथ और ये और वो सब, कि आपके अगर अगर बॉल्ड पैच है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट है, हाँ आपके दांत सीधे नहीं है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट। अरे क्यों भाई, यू कैन स्टिल बी कॉन्फिडेंट। श्योर श्योर। और अगर वो अंडर कॉन्फिडेंट है तो उसको आप ये मत बताओ कि आप अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए हो कि आपके दांत टेढ़े हैं। किसी को अपने दांत ठीक करने में पर्सनल चॉइस है, राइट उसको सोशल नॉर्म मत बना। राइट, एबनॉर्मल है जैसे। हाँ कि दांत टेढ़े हैं तो अब ना, वो दांत सीधे हैं तो हम ये तो ऑलराइट गाइज, आज के एपिसोड में इतना ही। एक्चुअली बातें बहुत लंबी हो गई, तो हम इस एपिसोड को 2 सेगमेंट में डालेंगे। एंड आतिश जी से बहुत कुछ सीखने भी मिला, और बहुत सारी चीज़ों का डाउट था वो भी क्लियर हुआ। बट जाते जाते आतिश जी का एक लास्ट मैसेज आप सभी के लिए और मेरे लिए भी सुन लेते हैं। Thank you for taking the time to listen to us, sir. Thank you for inviting me, and I also must say on record कि मेरी तरफ से आने में थोड़ा डिले रहा है, रीशेड्यूल, बिकॉज थोड़ा सा काम में बिजी रहा, बट देर आए दुरुस्त आए। देर आए, एंड देयर वाज समथिंग अबाउट नागपुर दैट वाज कॉलिंग, समथिंग अबाउट यू दैट वाज कॉलिंग, थैंक तो इट वाज मेंट टू हैपन। बहुत रेयर होता है कि कॉन्वर्सेशंस इतनी कंफर्टेबल और नेचुरल होती है। सर थैंक यू फॉर मेकिंग इट सो यू। सो मच कंफर्टेबल। जेन्युइनली डिडंट फील लाइक अ पॉडकास्ट, उस जगह के बस बैठ के ही बात कर रहे हो, 2-4 लोग ऐसी वीडियो वीडियो गप्पे शप्पे कर रहे। एंड बाकी आप सबके लिए बस इतना ही कि सेंसिबल रहिए, रैशनल रहिए, और जितना हो सके अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, उससे ऊपर धर्म नहीं है कुछ। ऑलराइट गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।